अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने टेस्ट लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी जो उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी। और अगर उसमें भी आपको कोई किसी क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। अभी डे बिफोर यस्टरडे जो हमने टेस्ट लिया है वो पेपर मेरे हाथ में है, उसको अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? अ पेशेंट रिसीव in the ICU the third degree heart block due to the hyperkalemia, staff already given cocktail and K oxalate powder। ठीक है, what is the next emergency step to save the life? एक पेशेंट आप रिसीव करते हैं आईसीयू में जिसको थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, पेशेंट अनस्टेबल है और आप पोटेशियम ट्रांसफ़र टेम्परेरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसे कॉकटेल और के ऑक्सलेट और एनिमा वगैरह दे चुके हैं ताकि वो गट में से जब पोटेशियम के ऑक्सलेट निकल जाए तो पोटेशियम जो है वो परमानेंट ट्रांसफ़र की तरफ आए। मगर यहाँ पे सिनेरियो ये है कि पेशेंट को हमने कॉकटेल दिया है मगर अभी भी थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक चल रहा है, तो पेशेंट को हम फर्दर फ़ौरन लाइफ सेव कैसे करेंगे? क्योंकि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक पोटेशियम की वजह से सडन डेथ हो सकती है, एसिस्टली होकर CPR हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम फ़ौरन जो है टेम्परेरी पेस मेकर पास करेंगे, या अगर एक्सटर्नल पैड अवेलेबल है तो एक्सटर्नल पैड लगा देंगे, पेशेंट का रेट कंट्रोल करेंगे और पेशेंट को डायलाइज़ करेंगे। डायलाइज़ करके पेशेंट का पोटेशियम जो है वो डायलिसिस के थ्रू हम उसको नॉर्मल करेंगे। इट्स द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास? विच इज़ द टारगेट वैल्यू ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सोडियम इन पोस्ट न्यूरो सर्जरी पेशेंट्स? तो टारगेट वैल्यू हमें क्या रखनी होती है? तो सोडियम की टारगेट वैल्यू जो हमारे पास होती है वो 145 से 155 तक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू जो है वो 35 से 45 तक हम रखते हैं। रीजंस क्या होते हैं कि टू रिड्यूस द सेरेब्रल एडिमा। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था? तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द हाई पीक प्रेशर, PEAK, पीक प्रेशर ऑफ द वेंटिलेटेड पेशेंट? 3 से 5 कोई आंसर दे दीजिए इसमें। तो पीक प्रेशर बढ़ने के रीजंस क्या होते हैं कि पेशेंट आपकी एंडोट्रैकियल ट्यूब जो लगी हुई होती है वो ट्यूब को अक्सर पेशेंट अवेक होते हैं तो वो बाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से पीक प्रेशर बढ़ जाते हैं आपके। या सिक्रीशंस होती हैं, सिक्रीशंस की वजह से बढ़ते हैं, सक्शनिंग ना हो। या इसके अलावा एंडोट्रैकियल ट्यूब की कोई आई है वो ब्लॉक हो जाए तो आपके जो है वो पीक प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एल कनेक्टर होता है, उसमें पानी का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए, काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें भी देखने में आता है कि पीक प्रेशर बढ़ जाते हैं। और ऑब्स्ट्रक्शन हो गई ट्यूब में, या पेशेंट जो है वो डिससिंक्रोनी कर रहा है, सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन नहीं कर रहा है वेंटिलेटर से, तो इसमें भी पीक प्रेशर्स जो हैं आपके हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, विच ग्रुप ऑफ द ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक? तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक PR इंटरवल जो है बढ़ा हुआ होता है, तो उसमें बीटा ब्लॉकर जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। और भी ड्रग्स होती हैं मगर बीटा ब्लॉकर क्योंकि रेट को स्लो करती हैं तो वो उसको बढ़ा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ पेशेंट प्रेजेंट विद द बर्निंग ऑफ मैक्चुरेशन एंड मॉनिटर ECG shows the tachycardia of vasopressor, CVP is normal and blood pressure is normal. Patient have no any septic sign. तो इन चीज़ें, सारी चीज़ें नॉर्मल होने के बावजूद हमें बताना है कि पेशेंट को जो है टैकीकार्डिया क्यों स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट स्टाफ का काम है कि फ़ीवर चेक करे, पेशेंट से पूछे आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा है। तो ये दोनों रीज़न इसके हो सकते हैं कि पेशेंट को फीवर की वजह से और पेन की वजह से टैकीकार्डिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राइट द नेम ऑफ टूल और स्कोर टू अर्ली प्रिवेंट द ऑर्गन डिसफंक्शन एंड सेप्सिस। आपका नर्स को क्या चीज़ें मॉनिटर करनी है, वो स्केल का नाम बताना है आपने कि वो कौन सा स्केल है कि जिससे नर्स पेशेंट को आइडेंटिफाई करके डॉक्टर को ये बता सकती है कि डॉक्टर समथिंग इज़ रॉन्ग, प्लीज़ चेक माय पेशेंट इज़ गोइंग टू ऑर्गन डिसफंक्शन या सेप्सिस। तो वो स्कोर कौन सा है जो इमरजेंसी में यूज़ होता है क्रिटिकल केयर्स में?
स्कोर का नाम है सोफा स्कोर, क्यू सोफा स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 3 कंडीशन इन विच द हाई पीप इज़ यूज्ड। हाई पीप जो है, पीप पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, पीप को हम किन किन चीज़ों में बढ़ाते हैं। तो इसके आंसर्स ये हैं कि नंबर 1 ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में हमें पीप को बढ़ानी पड़ती है और टाइडल को रिड्यूस करना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट आपका पल्मोनरी एडिमा में है, तो पल्मोनरी एडिमा में आपको जो है वो टाइडल वॉल्यूम जो है वो आप पीप जो है आपको बढ़ानी पड़ती है ताकि गैप बने और पेशेंट की ऑक्सीजनेशन बेहतर हो। इसके अलावा बहुत सीवियर ब्रोंकाइटिस हो, कुछ पेशेंट्स में ओबेसिटी की वजह से नमूनिया है, ओबेसिटी है, तो इनमें भी हमें जो है पीप को बढ़ाना पड़ता है क्योंकि लंग में जो है ऑलरेडी जो है वो नमूनिया हुआ है, ऑक्सीजनेशन अच्छी नहीं हो रही है और ओबेसिटी भी है, तो डायफ्राम की मूवमेंट में जो है बड़े मसाइल हो जाते हैं, तो इस वजह से इसमें भी हम पीप को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन द प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन मोड ऑफ वेंटिलेटर विच थिंग इज़ फिक्स्ड। हमारे पास जो मोड्स होते हैं प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर डिपेंडेंट मोड्स होते हैं और वॉल्यूम डिपेंडेंट मोड्स होते हैं। प्रेशर डिपेंडेंट मोड्स में जो है प्रेशर फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल होता है, और वॉल्यूम डिपेंडेंट मोड्स में जो वॉल्यूम के मोड होते हैं उसमें वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और प्रेशर जो है वो वेरिएबल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, रिचमॉन्ड एजिटेशन सेडेशन स्कोर और स्केल यूज़ फॉर द। ये रेकमॉन्ड स्केल जो है किस लिए यूज़ होता है, जिसको रास स्कोर कहते हैं, RASS रास स्कोर। रास स्कोर पेशेंट की हमें डिटेक्ट करनी पड़ती है एजिटेशन कितनी है ऑन सडेशन, ठीक है। पेशेंट को हमें कितनी सडेशन देनी है कि आपका पेशेंट काम रहे, कूल रहे, आराम से वेंटिलेट हो, पेशेंट जो है चीज़ें खींचे ना, तो हमें सडेशन का स्कोर होता है जो हमें पेशेंट को जो है मिनिमम सडेशन पे जो है वो पेशेंट को हमें काम रखना पड़ता है, कूल रखना पड़ता है, रेस्टलेस ना हो पेशेंट। तो इसके प्लस के और माइनस के स्कोर होते हैं, जो रास स्कोर हम स्कोर निकाल के फिर पेशेंट को एडजस्ट करते हैं सडेशन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कि राइट द नेम ऑफ 2 सडेशंस। आईसीयूज़ में बहुत सारी सडेशंस यूज़ होती हैं, मगर वो कौन सी सडेशंस हैं विच हैव द इफेक्ट ऑफ द ब्रोंकोडायलेटर, जो एज अ वर्क करती हैं एज अ ब्रोंकोडायलेटर। यानी आपके पास अगर कोई सीवियर स्पैज़म का पेशेंट है, ब्रोंकाइटिस है, जिसको आपको ब्रोंकोडायलेटर से नैप तो करवाते हैं आप, कुछ पेशेंट्स को, बहुत कम पेशेंट्स को अमाइनोफाइलिन जो है ब्रोंकोडायलेटर पे ले लेते हैं इंजेक्टेबल। तो अगर हम ऐसे पेशेंट्स में सडेशन भी ऐसी यूज़ करें कि जिसका इफेक्ट जो है एज अ ब्रोंकोडायलेटर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसमें 2 नाम पूछे थे, तो इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट नाम है वो केटामिन है इंजेक्शन, और दूसरा प्रोपोफोल, पोफोल। दोनों का इफेक्ट जो है एज अ ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट होता है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और इसमें कोई कुछ और क्वेश्चंस अगर आपने करने हो, कोई बात समझ ना आए या मेरी बात से कोई इत्तफाक ना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर मैं आपको उसका आंसर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।